तो सीओ साहब ने आदेश दिया कि आप ऑपरेशन लॉन्च करो। मैंने अपने आरएल वाले को ऑर्डर दिया कि आप फायर करो इसके ऊपर, इस मकान को तोड़ो। 8:30 बजे जो है पहली गोली जो है हमारी निकल चुकी थी। हमारी सेना से बचने का कोई भी हरबा जो है ये इस्तेमाल करते हैं। 2 मिलिटेंट थे, वो तो उधर ही गिर गए, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई, और लेकिन 2 वहां से गायब हो गए। तो उसी दौरान मेरे दो जवान जो है गायब भी हो गए। अपनी जान की फौजी परवाह नहीं करता नहीं है, करता है, अपने देश के दुश्मनों को टारगेट बनाता है और जी, अपने जी। सिविलियन को बचाता क्योंकि 4 का क्लियर था, 2 तो सामने दिखाई दे रहे हैं, है। तो फिर शिफ्ट करना पड़ा। मतलब वो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट वो छलांग उसने दिया तो बाथरूम के ऊपर चला गया। बाथरूम से भी जैसे छलांग नीचे किया तो मिलिटेंट के पास जो फायर उसने किया, तो सौभाग्य ऐसा हुआ कि कश्मीर सिंह के पेट में गोली लग गई। दोस्तों आदाब, आप रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। मेरा नाम है आरजे नियाज शाह और आज 15 अगस्त यौम आज़ादी है। आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। दोस्तों ये इंडिपेंडेंस डे आज हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे वीर जवानों ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं और किस जज्बे के साथ ये आज़ादी हमें मिली है, आज हम उन ही वीरों की शौर्य गाथा के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान बैठे हैं जो शौर्य चक्कर से नवाजे गए हैं। ऑनरी कैप्टन रमेश चंद्र शौर्य चक्कर हैं ये, और ये इस वक्त नौशहरा में रह रहे हैं। तो रमेश चंद्र जी, रेडियो संगम को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कब आर्मी में गए, कितना अरसा आप वहाँ पर रहे, और फिर आपने शौर्य चक्कर जैसा एक बेहतरीन खिताब भी हासिल किया, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी। 19 फरवरी 83 में मैं आर्मी ज्वाइन किया था जी। और उसके बाद मेरी यूनिट थी 21 मैक। 21 मैक से मैं ट्रांसफ़र होकर 25 मैक में आया, और 25 मैक से फिर मैं आरआर में गया। तो फिर वहाँ से मेरी जो है आगे कहानी जो है शुरू हुई। शौर्य चक्कर से आप नवाजे गए जी, तो ये कब की बात है, और जब आपको ये अवार्ड मिला तो कितनी खुशी महसूस हुई? बहुत गर्व हुआ, बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों के बीच में जो जिंदा हूँ और आपसे मैं बात कर रहा हूँ। और खुशी ये हुई कि मेरे साथी जो थे, हम लोग 12 लोग थे, जिसमें मैं कमांडर था टोली का, और मैं खुद इंजर्ड हुआ और मेरे साथ 3 जवान भी इंजर्ड हुए। और इसी ऑपरेशन में जो है 4 लोग हमारे इंजर्ड और 4 ही हमने मिलिटेंट किल किए थे। अच्छा, तो यही जो शौर्य गाथा है ना, असल में रमेश चंद्र जी, हम इसी को जो है वो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आपके पास आए हैं और आपको मदऊ किया है। तो वो एक माहौल, एक वक्त जब आप देश के दुश्मनों को मारने के लिए निकलते हैं, क्या जज्बा होता है उस वक्त, क्या सोच होती है, किस तरह से आप उस ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं? जब हम आर्मी ज्वाइन करते हैं तो हर मजहब की जो बुक्स है, किताब है, जो मजहब की किताबें हैं, वो उसके ऊपर कसम रख के कसम खाते हैं हम। जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ और गीता के ऊपर हाथ रख के कि हम अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, देश की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार यही जज्बा होता है कि या तो मिलिटेंसी जो भी है उनको खत्म करके आएंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात हमारे मन में कुछ नहीं होती। तो मेरा तो एक समय ऐसा था कि जब सीओ साहब की तरफ से आदेश मिला कि साहब ऐसे ऐसे एक ऑपरेशन लॉन्च करना है, तो मुझे तो 5 दिन पहले का जो हम हेयरिंग कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे कि ये लोग वहाँ से चले हैं, जब मेरे एरिए में जब पहुँचे ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सीओ साहब ने आदेश दिया कि आप ऑपरेशन लॉन्च करो। तो मैं 12 जवान लेके निकल पड़ा। जब निकला तो शाम का 5:45 बजे का टाइम था। तो हम निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। 19 मार्च का दिन था, शाम का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, थोड़ी धुंध भी थी। तो हमने अपने वाटर प्रूफ वगैरह लेके और अपना निकलना शुरू कर दिया। तो रात को हम अपने जो पॉइंट के ऊपर पहुँचे, फिर हमने थोड़ा वेट किया। 4 बजे जो मैं अपने जवानों को सेट आउट कर दिया
ठीक उस है। लोकेशन में सेट आउट करने के बाद वेट किया कि थोड़ा सा उजाला हो जाए तो आगे कार्रवाई करें। उसी हिसाब से मैंने जब 8 बजे पूरा क्लोज करने के बाद अपनी जगह सेट करके, और 8:30 बजे जो है पहली गोली जो है हमारी निकल चुकी थी। तो सुबह के जब वक्त। सुबह 8:30 बजे का समय था, जब पहली गोली निकली तो हमें इतनी थी कि जो सोर्स था हमारा, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट दिया कि इस घर के अंदर है। ठीक है। तो वहाँ पर अब सिविल जनता को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा। अब हमने उन लोगों को बताया कि इन लोगों को क्लोज कर दो। एक घर, जिस घर के अंदर बहुत अंदर थे, उधर हमने कोई कार्रवाई नहीं की तब तक, जब तक गाँव के लोग थे 10-15 घर थे, वो क्लोज नहीं होते। जो है वो औरतों का, बच्चों का सहारा लेके छुप जाते यही हैं। बात मैं बता रहा और हूँ, वो भी ऐसे ही है। हमारी सेना से बचने का कोई भी हरबा जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये तो ऐसी सूरत हाल में, चूंकि आप उसी डिटेल को आगे लेके चल रहा हूँ, तो फौजी के लिए कितना मुश्किल होता है। टारगेट को तो छोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल। तो खत्म करना ही करना है, लेकिन हमारे जो बच्चे, महिलाएं, हमारे सिविल लोग वहां फंसे होते हैं, उनको भी बचाना होता है। कितनी मुश्किल घड़ी होती है। बहुत 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 बड़ा रिस्की काम है और बहुत बड़ी मुश्किल है। उस टाइम पर अपनी जान हथेली पर लेके चलना पड़ता है। अपनी जान भी जा सकती है, सिविलियंस की जान भी जा सकती है। टाइम, हालात, मौसम को देखते हुए काम करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अपनी जान की फौजी परवाह नहीं करता नहीं है, करता है। अपने देश के दुश्मनों को टारगेट बनाता है और जी, अपने जी। सिविलियन को बचाता है। अब वहाँ के हालात ऐसे थे कि जी। वहाँ जो सर्दी के मौसम में उस टाइम पर ठंड थी, तो बुखारी चल रही थी। अच्छा। तो यहाँ तो हमें पता कि इस मकान के अंदर है, पूरा सेट आउट कर दिया। जब मैंने अपने आरएल वाले को ऑर्डर दिया कि आप फायर करो इसके ऊपर, इस मकान को तोड़ो, ओके। तो मैं टोटली 35 गज दूरी पर था। वहाँ पर मैं खुद अपना करके, और मेरे साथ मेरा बड्डी था। जब उन्होंने वो मकान को तोड़ा तो तुरंत 2 मिलिटेंट थे, वो तो उधर ही गिर गए, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई, और लेकिन 2 वहाँ से गायब हो गए। तो उसी दौरान मेरे दो जवान जो है घायल भी हो गए। अच्छा, 2 जवानों को गोली लग गई, 2 जवान घायल हो गए, और 2 मिलिटेंट मारे गए, और 2 वहाँ से आउट हो गए। ऐसी स्थिति थी कि यार मेरे पास, मेरी भी स्ट्रेंथ कम हो रही है, और मैंने अभी लिंक भी नहीं हो रहा। ऐसी जगह थे वहाँ से मेरा जो है कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा था। तो सब कुछ मेरे पर निर्भर था। अब जब ऐसे हुआ तो मैंने जवानों को ये बोला कि ये जो 2 है, इनको ट्रीटमेंट दो, इनको फर्स्ट एड दो। अच्छा। और जो आगे है उनको देखो। हमने हर घर में जो है फायरिंग करना शुरू किया। तो एक घर से फायर की आवाज़ आई। जब फायर आई, आवाज़ आई, तो मुझे पता चला कि यहाँ मिलिटेंट जो बचे हुए हैं 2, क्योंकि 4 का क्लियर था, 2 तो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो फिर शिफ्ट करना पड़ा। मतलब वो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट भी ऐसे हो गए कि ऐसे निकल के वो मतलब काफ़ी कंजेस्टेड जगह थी और अंदर चले गए। तो वहाँ तो किसी तरीके से हमने उसको करना था। तो उस घर को भी जब फायरिंग की हो, तो वहाँ दूर से तो मैं कवर नहीं कर सकता था, बहुत ही नज़दीक जाना पड़ा मुझे। लगभग 15 से 20 मीटर का अंतर था, और मैं खुद उसके घर की तरफ जो है अपना लेके बैठा था, असिस्ट लेके। और जैसे मिलिटेंट वहाँ से निकला और फायरिंग क्रॉसिंग हुई, और उसी टाइम मेरे को भी गोली लग गई। अच्छा, मेरे लेफ्ट कॉर्नर में गोली लगी, और जैसे मुझे गोली लगी तो मेरा जो बड्डी था वो जोर से चलाया, कहने लगा कि मेरे साहब जी को गोली लग गई है, बचाओ। अच्छा। मैंने बोला बेटा मेरी राइफल पकड़ो और मेरे को पीछे कर, ये तो हो गया। तो उनने थोड़ा पीछे किया, तो उस दौरान जो मेरे साथ मेरा एंश्योर था, उसको मैंने बोला कि मैं भी इंजोर्ड हो गया हूँ, लग गई है, अभी एक ही मिलिटेंट बचा है, उसको ढूंढो, और ढूंढना है फायर करके। जी। फिर हर घर में फायर किया, तो किसी घर से जवाब नहीं आया। ये 12:30 बजे की बात है, मुझे गोली लगी थी जब। तो 1:20 पर एक घर से थोड़ी दूरी पर बाथरूम था, बाथरूम के अंदर लास्ट मिलिटेंट जो है वहाँ अंदर था। वो आपको तो मिल गया? वो पता चल गया, उसने फायरिंग की, बाकायदा हमारे लोगों ने फायर की। तो फिर एक नायक कश्मीर सिंह था, जो उसको मैंने बोला कि बेटा अब तेरे पर निर्भर है, अभी तुमने मकान के ऊपर जाना और मकान से छलांग मार के बाथरूम के ऊपर जाना है।
और वहाँ से नीचे है मिलिटेंट, हाँ। उसको कब्जे में करो, क्योंकि बाकी तो बाहर से कवर फायर कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई तेरे को करनी पड़ेगी। अच्छा। तो ऐसे ही हुआ, जैसे वो छलांग उसने दिया तो बाथरूम के ऊपर चला गया, बाथरूम से भी जैसे छलांग नीचे किया तो मिलिटेंट के पास जो फायर उसने किया, तो सौभाग्य ऐसा हुआ कि कश्मीर सिंह के पेट में गोली लग, कश्मीर सिंह ने उसको वो पकड़ गुथम लिया। गुथा उसके साथ कर लिया, ठीक। उसको गिरा दिया नहीं। जब उसको गिरा दिया था तब तक हमारे लोग जो देख रहे थे सारा पहुंच कुछ, गए। तो वहाँ पहुँच के लास्ट मिलिटेंट भी मार दिया। तो खत्म करने के बाद फिर गाँव का कलेंस लिया, हम लोग कम थे, डिस्ट्रिक्ट कमांडर था वहाँ का, अब चारों तरफ से मिलिटेंट का फायर था, बहुत दबदबाव था। फिर जब हम नीचे आए अपने रोड के नज़दीक, फिर मेरे सेट वगैरह ओपन हुए और मैंने आगे दिए, तब तक हेली आ रहा था, ड्राफ्ट नहीं होने दे रहे थे, फायरिंग इतनी हो रही थी, शाम को 5:45 जो है हेली ड्राफ्ट नहीं हो पाया। मतलब उन 4 के अलावा और मिलिटेंट भी और थे? मिलिटेंट जो थे, क्यों डिस्ट्रिक्ट कमांडर के लोग हो चुका था, ओके ओके। डिस्ट्रिक्ट कमांडर के लोग हो चुका था, और अब 4 तो मिलिटेंट है, 4 हम लोग, 8 आदमी को उठा के, मेरे पास स्ट्रेंथ कम है, ठीक ठीक। फायर को भी कवर करना है, फिर सिविल की मदद लेके और हम वहाँ पहुँचे। फिर तब तक हमारी आर्मी आ गई, और फर्स्ट एड जो था जो हमारे पास हमने किया, सुबह 12:30 की गोली लगी हुई, और रात को 1 बजे हम उधमपुर कमांडो हॉस्पिटल में पहुंचे थे, तब हमारा ट्रीटमेंट हुआ। ये जो इनकाउंटर था ये कहाँ पे हुआ? डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील गुंदू। आपने देखा कि किस तरह से ये हमारे वो शौर्यवीर हैं जो ना अपनी जान की परवाह करते हैं, ना अपने घर वालों की परवाह करते हैं, और ना ही ये जो है वो किसी चीज़ से डरते हैं। ये बस अपने दुश्मन पर नज़र रखते हैं, और जब तक उसे ख़त्म नहीं करते तो फिर पीछे हटते नहीं हैं। अच्छा, जब आपको भी गोली लग गई थी उस वक्त मन में क्या चल रहा था? मेरे साथ 3 हुए थे और मैं 4 नंबर 4 मैं खुद था। तो उस वक्त क्या दिमाग में क्या चल रहा उस था? टाइम पर दिमाग में ये चल रहा था कि इन 4 मिलिटेंट्स और इनके वेपन्स और मेरे जो जख्मी जवान हैं, इनको जितना जल्दी हॉस्पिटलाइज किया जाए और इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, और मैं अपने कमांडर को गर्व से ये बोलूं कि मैंने 4 मिलिटेंट को किल कर चुका हूँ। वाह, क्या बात। और उस टाइम पर मेरा सीना बहुत गर्व से ऊपर था। से आप फौज में गए, और वो आपकी ट्रेनिंग, वो जज्बा, वो हिम्मत, वो हौसला, और ऑफिसरान की जो आपको इंस्ट्रक्शन थी वो वहाँ पे आपको काम आई। जी जी जी। तो आपके 4 जवान जो थे वो जख्मी हुए। जी। तो मतलब ये हुआ कि आप जख्मी होने के साथ साथ आपने पूरे जवानों को भी बचा लिया, 4 मिलिटेंट्स को भी मार दिया, और कोई भी सिविल कैजुअलिटी वहाँ नहीं हुई। तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ी मुबारकबादी की बात है। बहुत अच्छी। और ये दोस्तों जो है ना, इसी को कहते हैं शौर्य गाथा। और ये वो कहानी है कि जो दादी नानी की कहानियों में शामिल नहीं होती है। ये मैदान में उतरना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, और फिर जब सामने दुश्मन की गोली हो, जैसे सर ने बताया कि इनका एक जवान बिल्कुल मिलिटेंट के ऊपर जाके उसको पकड़ के वहां से बाहर निकाला, और खुद बेशक वो घायल हुआ, लेकिन उसने उस दुश्मन को भी धर दबोचा और उस पूरे इलाके को सेव कर लिया। अच्छा सर, ये जो आप ऑपरेशन करते हैं ना, आप मिलिटेंट्स एंटी टेरर ऑपरेशन जब होते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है। बिल्कुल रहना पड़ता है। वो क्या सिलसिला होता है, और क्या उस वक्त वो घर के आराम? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि JNK में ही मैं पोस्टिंग था और जम्मू का ही रहने वाला था। और जिस दिन मुझे गोली लगी, वहाँ के बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, सफेद दाढ़ियाँ, वो रोने लगे, कहते थे कि साहब को गोली लगने से पहले हमें लग जाती, हम मर जाते, हमारी एज हो चुकी है। क्या? तो बड़े गर्व से सीना ऊपर करके हमारे CO साहब के ने उस टाइम बोल दिया था। मैंने तो यही बोला कि मैं अपना काम कर दिया। फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल SP सिंह साहब भी पहुंचे थे, और सेक्टर कमांडर भी पहुंचे थे, मेरे CO साहब भी वहाँ पहुंचे। तो ऐसे ऐसे होके जब आए तो एक समय ऐसा था, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे प्यास बहुत लगी हुई थी उसी जब इनकाउंटर में। मैं तो कुछ खाया नहीं था। मैं जो था जवानों को मैं बोला कि अपना लास्ट मरते दम तक भी एडमिटेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखना, क्योंकि कोई पता नहीं कितना समय लग जाए, कैसे हो, लेकिन तो कौन खाएगा या कैसे खाया जाएगा, ना तो खा सकता है
पास में होते हुए भी पानी नहीं पी सकता। ऐसा ऐसा हम फौज में ऐसे रहते हैं कि मेरा भाई बोलता है मुझे प्यास लगी है, मैं खुद नहीं पीऊंगा लेकिन भाई को जरूर पिलाऊंगा वहाँ क्या पर। बात। तो फौज में ऐसे ये तालमेल से रहते हैं, ऐसे तरीके से रहते हैं। तो पानी के लिए बात हुई तो एक डॉक्टर साहब, नई नई कैप्टन साहब थी, बोली सर को पानी नहीं देना अच्छा। क्योंकि इनका ऑपरेशन होना है, इनके अंदर ब्लड जम चुका है। तो मेरे यहाँ जब गोली आगे से लगी और पीछे से पार हो गई तो अंदर एक्चुअली ब्लड जमा हुआ था। उस टाइम पर जो भी देवी देवता भगवान जो है सब नजर आते हैं, उनको याद करता है। तो एसएम साहब बोला, फिर मुझे याद है कि हैंडकरचिप लेके 2 बूंद पानी मेरे जब मुंह में डाला, तो वो समय भी हमें याद है कैसे हमने इस करवे को देखा था, किया था। आज के नौजवानों को और मेरे स्टेट के सब बहादुर जवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने आप को रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने आप को अनुशासित रखना और बड़ों की इज्जत करना, अपने देश को बचाने की कोशिश करना। जो इंसान मेहनती है वो चाहे फौज हो, सिविल हो, हर जगह आगे तरक्की करता है। कितने वो मुश्किल हालात से एक फौजी गुजरता है, ये गाथा जो है वो हम सुन रहे हैं और आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये लोग जो बगैर किसी लालच के अपनी भारत माँ की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, मौत को गले लगाते हैं और हंसी खुशी अपने देश के लिए काम करते हैं। अच्छा कैप्टन साहब, फिर वो आपका जो ऑपरेशन था कितने टाइम के बाद आप रिकवर हुए? और उस वक्त जब आप घायल थे तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार वो भी परेशान बहुत अच्छी होंगे। बात आपने पूछी। आपको मैं बता रहा हूँ कि शाम का 5:45 का, 5:30 या 5:45 गोजरी प्रोग्राम आता है। तो बाकायदा अपने जम्मू से रेडियो से खबर आई गोजरी प्रोग्राम के अंदर, मेरा और मेरे फादर साहब का नाम लेके जब बोला गया, मेरे फौजी भाई और मेरी फैमिली तो उस टाइम पर जो है अपनी होश भूल चुकी थी। मेरे गांव के लोग तैयार हो गए, यार उस बच्चे के पास जाना है, मिलना है। लेकिन तब तक पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फौज की कुछ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी में रखनी पड़ती हैं, किसी को बताना नहीं होता। लेकिन ये बोलते थे कि इधर JNK में कहीं नौकरी करता है। तो जब हुई बात तो सुबह जो मेरा एक साला साहब थे आर्मी में, उन्होंने आर्मी के थ्रू कमांडो हॉस्पिटल में कंटेक्ट किया तो पता चला गया कि वहाँ पर है। तो 500 लोग मेरे गांव से बसें लेके वहाँ पहुँचे और मुझे गर्व है कि मेरे 500 लोगों को वहाँ आर्मी ने संभाला और उन्होंने ये बोला कि ऐसा बहादुर और नौजवान नहीं मिलता कहीं, और ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया। आपके लिए सब कुछ, आपके लिए 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, खाने पीने रहने की, घर तक हमारी सरकारी गाड़ियाँ हम भेजेंगे, छोड़ के आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो समय बहुत मुश्किल था। मैं घर से बात नहीं कर पाया था। मेरे घर में मैसेज आ चुका था कि साहब ने एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट को किल किया है और साहब को गोली लगी है। तो आगे बात नहीं हुई। तो घर वाले बहुत परेशान थे। लेकिन जब अगले दिन वहाँ पहुँचे और मेरी सबसे बातें हुई। अच्छा, दूसरे दिन आपकी मुलाकात घर वालों से? दूसरे दिन घर वाले सब, मेरे घर के पूरे गांव के लोग पहुँच गए वहाँ पर। तो मतलब घायल हो गए, तो उसके बाद हॉस्पिटल में आपका इलाज वगैरह हुआ और जाहिर सी बात है कि पेशेंट के पास तो हर बंदे को आने नहीं देते हैं डॉक्टर। उसके बाद आप मिले जब घर वालों से, तो वो क्या एक्सप्रेशन, क्या फीलिंग घर वालों का और आपका क्या? उस टाइम पर एक मैं नहीं था, उनको पता चला कि साहब की मैम साहब आ रही है। तो GOC साहब की मैम साहब, कमांडर साहब की मैम साहब, CO साहब की मैम साहब, पूरी मैम इकट्ठी हो गई और बधाइयाँ दे रही हैं मेरी मैम को। हम लोग पहाड़ी इलाके के JNK के बैकवर्ड एरिया, जैसे समझो, इतना लोगों को बात करने का पता नहीं। तो ये तो इन्होंने सिर्फ रोना भाई मेरे घर वाले को गोली लग गई, पता नहीं मर गया, क्या हो गया। मैं मिला, बाकायदा उन्होंने मिलाया। ऑपरेशन, जब ऑपरेशन हॉस्पिटल में जब गए तो 4 जवान थे मेरे साथ। मेरे को बोला कि सबसे पहले साहब आप जाओगे, आपका ऑपरेशन होगा। मैं बोला नो, सबसे पहले मेरे 3 बहादुर जवानों का ऑपरेशन होगा, इनका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। वाह, अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा ट्रीटमेंट कर लेना। वहाँ पर भी अपने जवानों को प्रायोरिटी दी? बिल्कुल। वो जो साइटेशन मिला था तो उसमें मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने लिखा कि यह 100 चक्र जो आज यूनिट को साइटेशन देके जा रहा है।
एक्साइटेशन है, बहुत बड़ी बात है, बहादुरी वाला काम होता है। मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी से, सच्चाई से, वफादारी से चलो और टाइमली अपने आप को सेफ रखते हुए और दूसरे की मदद करो और गलत रास्ते पर चलने वालों को रोको। नशाखोरी से बचो, किसी चोरी डकैती इस चक्कर में मत चलो और अपनी मेहनत करके खाओ। और मैं ऐसे बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हमारे इंडियन आर्मी में आए और जिस प्रकार हम लोग अपने कहानियाँ सुना रहे हैं, इससे भी बड़ा अवार्ड लेके और अच्छा नाम कमाएं। रमेश चंद्र जी हमारे साथ बात कर रहे हैं और मुझे खुद एक बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मैं एक ऐसे रिटायर्ड फौजी ऑफिसर के साथ बैठा हूं कि जिसने हमारे वतन के 4 दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि वहां से जिंदा बच के भी आया और आज भी हमारे सामने हमारे नौजवानों के लिए एक मिसाल बने हुए बैठे हैं। और इनकी बातें सुन के एक जज्बा पैदा हो रहा है हुब्बुल वतनी का, पैट्रियटिज्म का, और नौजवानों को मैसेज भी जिस तरह से दे रहे हैं कि आपको इंडियन आर्मी में आना चाहिए। और वाकया ही ये बात सही भी है कि जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो फिर बात डिसिप्लिन की होती है, फिर बात पैट्रियटिज्म की होती है, फिर बात मोहब्बत, भाईचारे, अमन और शांति की होती है। जिस तरह से सर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे सिविलियन थे कि जब ये जख्मी हुए तो वो रोते भिलकते हुए वहां पर पहुंच गए। तो ये दर्शा रहा है कि न सिर्फ इन्होंने वहां पर लोगों के साथ तालमेल, भाईचारा बना के रखा हुआ था, बल्कि वहां पर जो है लोगों की मदद भी करते थे, सिविलियन की हेल्प भी करते थे और अपने देश के लिए लड़ते भी थे। तो आखिर में सर, हमारे रेडियो संगम 88.8 FM के जो व्यूअर्स हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, कुछ आर्मी से रिटायर्ड लोग, कुछ इस वक्त आर्मी में सर्विस करने वाले जवान भी आपको देख रहे होंगे, क्या पैगाम, क्या मैसेज, क्या सुलह, क्या सजेशन रहेंगे? मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आपने एक छोटा सा एक सैनिक की जो गाथा सुनी है। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े हैं इस देश में बहादुर जवान। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो नौजवान हैं आर्मी में आएँ और देश की रक्षा करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। आप लोग पढ़ लिख कर ऊपर पहुँचे, नशे खोरी से बचें और गलत संगत से बचें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्मी में और अपनी पढ़ाई और एजुकेशन को और अपने डिसिप्लिन में एक अनुशासित होकर रहें। इन सभी प्यारी प्यारी बातें और खूबसूरत मैसेजेस के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरे साथ जो है वो रमेश चंद्र जी थे, जो शौर्य चक्कर हैं और हानरी कैप्टन रिटायर हैं इंडियन आर्मी से। आज हमने उनकी शौर्य गाथा जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। तो सर, आपका एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से मैं सबको अपनी इस शौर्य कथा सुनाकर और जय हिंद जय भारत बोलना चाहता हूँ। सबको मेरी तरफ से जय हिंद जी। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और आज यौम आज़ादी के मौका पर ये शौर्य गाथा अपने साथियों तक पहुंचाई। अब अपने दोस्त आरजे नियाज को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।